नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम और मैं हूं जय शर्मा। नजर करते हैं हेडलाइंस पर। मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला, 14,500 स्कूलों का होगा कायाकल्प। गृह मंत्री अमित शाह की सुरक्षा में चूक, मुंबई दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी हुई चूक। अमेरिका के टेनेसी राज्य में मेम्फिस से हुई फायरिंग, एक घटना में कम से कम 2 लोगों की मौत। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के एमडी रवि नारायण को गिरफ्तार किया। पीएम मोदी गुरुवार को सेंट्रल विस्ता एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसे लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी। नजर करते हैं खबरों पर। केंद्रीय कैबिनेट ने अहम फैसले लिए हैं। कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों को कायाकल्प किया जाएगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट के फैसले के बारे में जानकारी दी है। बता दें कि शिक्षा दिवस के मौके पर नरेंद्र मोदी ने पीएम योजना का ऐलान किया था। इस योजना के तहत 14,500 स्कूलों का अपग्रेड और विकसित करने का ऐलान किया गया है। पीएम ने कहा था कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की पूर्व भावना को समाहित करते हुए पीएम श्री स्कूल मॉडल स्कूल बनेंगे। इसमें केंद्रीय विद्यालयों और नवोदय विद्यालयों को शामिल किया जाएगा। पीएम ने कहा था कि पीएम श्री स्कूलों में नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षाओं, खेल और आधुनिक बुनियादी सुविधाओं पर ध्यान दिया जाएगा। अनुराग ठाकुर ने बताया कि आज पीएम मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए रेलवे की नई लैंड पॉलिसी को संयोजित करने के लिए रेल मंत्रालय के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। रेलवे की जमीनों पर अगले 5 सालों में 300 कार्गो टर्मिनस विकसित किए जाएंगे। 90 दिनों में इस पर काम शुरू हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर्स स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया, प्राइम मिनिस्टर स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री के नाम पे एक आदर्श विद्यालय, एक सर्वश्रेष्ठ विद्यालय, एक मॉडल स्कूल बनाने के लिए आज कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 2022 से 27 साल 2022 से 2027 तक 5 साल के अंदर 27,360 करोड़ रुपया की लागत से लगभग 28,000, लेकिन एग्जैक्टली 27,360 करोड़ रुपया, 14,597 यानी 600 भी आप कह सकते हैं, 14,597 इतने स्कूल की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए, नया नेतृत्व खड़ा करने के लिए, एक का ब्लॉक में 2 स्कूल बन जाए। एनईपी ने पहली बार देश में बाल वाटिका की कल्पना, यानी सरकारी स्कूलों में प्ले स्कूल की कल्पना लाया है। तो आयु 3 से लेके क्लास 12 तक, यानी 17-18 साल तक 15 साल की स्कूल की, 15 साल वाला एक स्कूल और हायर सेकेंडरी का एक स्कूल, से 2 स्कूल एक ब्लॉक में, एक केंद्रीय योजना लागू की जाएगी। स्कूलों की चयन राज्य सरकारों से वार्ता करके, उनसे अभी तक जो हमने योजना बनाई उनसे निरंतर सभी राज्यों से चर्चा हुई है। चैलेंज मेथड से, प्रतिस्पर्धा के आधार पे कुछ मानक, 60 से ज़्यादा मानक रखा गया है। स्कूल की पक्की बिल्डिंग होनी चाहिए, स्कूल में बिजली होनी चाहिए, स्कूल में टॉयलेट बॉयज़ गर्ल्स के लिए अलग होनी चाहिए, पीने की पानी की सुविधा होनी चाहिए, प्लेग्राउंड होनी चाहिए, बाउंड्री होनी चाहिए। ऐसे 60 पॉइंटर्स हमने लिखा है। दिव्यांग बच्चों के लिए व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे स्कूल्स साल में 2 बार एप्लीकेशन दे पाएंगे, पोर्टल खोले जाएगा उनके लिए।
एक ऑब्जेक्टिव तरीके से असेसमेंट करके सर्वाधिक 2 स्कूल एक ब्लॉक में रखा जाएगा। ग्रामीण इलाका में रहेगा, शहरों में भी रहेगा। उसकी मूल उद्देश्य गुणात्मक वृद्धि, स्कूलों के अंदर फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी से लेके वोकेशनल एजुकेशन से लेके 12वीं पास करते करते बालक या बालिका दुनिया की अंदर कॉम्पिटिटिव तरीके से जाने के लिए वो तैयार हो जाए, ये स्कूल की उद्देश्य रहेगा। गृहमंत्री अमित शाह सोमवार के मुंबई के दौरे के दौरान सुरक्षा में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। मुंबई में शख्स घंटों उनके समक्ष घूमता रहा। उसने खुद को आंध्र प्रदेश के एक सांसद का पीए बताया था। मामले में मुंबई पुलिस ने महाराष्ट्र के धुले जिले के हेमंत पवार को गिरफ्तार किया है। उसके पास गृह मंत्रालय का परिचय पत्र था। वे महाराष्ट्र के सीएम व डिप्टी सीएम के आवास के बाहर भी नजर आए थे। आरोपी हेमंत पवार को पुलिस ने कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में सौंपा है। अमित शाह 2 दिनी मुंबई यात्रा के दौरान सोमवार को लालबाग चे राजा के दर्शन करने गए थे। इसी दौरान पवार पर गृह मंत्रालय के एक अधिकारी की नजर पड़ी तो उसने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी। इस पर आरोपी को तुरंत गिरफ्तार कर लिया था। आरोपी को गिरगांव कोर्ट ने 5 दिन की हिरासत में पुलिस को सौंपा। पवार से पूछताछ जारी है। इसी साल फरवरी में एनएसए अजित डोभाल के आवास पर भी सुरक्षा में चूक का मामला सामने आया था। इस मामले में सीआईएसएफ के सख्त कार्रवाई की है। इस घटना के बाद पिछले माह 3 सीआईएसएफ कमांडो को बर्खास्त किया गया है। एक डीआईजी और एक कमांडो रैंक के अधिकारी का तबादला पर किया गया है और डोभाल को केंद्रीय वीआईपी सुरक्षा सूची के तहत Z+ श्रेणी की सुरक्षा मिली हुई है। उन्हें सुरक्षा कवर सीआईएसएफ की एसएसजी यूनिट द्वारा दिया गया है। 16 फरवरी को सुरक्षा में चूक की घटना की केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी गठित की थी। इसमें 5 अधिकारियों को दोषी ठहराया गया था और इनके खिलाफ कार्यवाही की सिफारिश की गई थी। 16 फरवरी को सुबह करीब 7:30 बजे बेंगलुरु के एक व्यक्ति ने सेंट्रल दिल्ली में डोभाल के उच्च सुरक्षा वाले घर में अपनी कार घुसने का भी प्रयास किया था। बर्खास्त किए गए तीनों कमांडो उस दिन सुरक्षा व्यवस्था के तहत एनएस के आवास पर मौजूद थे। उस व्यक्ति को आवास से बाहर रोक लिया गया था और दिल्ली पुलिस को सौंप दिया गया था। अमेरिका में एक 19 साल के शख्स ने गुरुवार को मेम्फिस शहर में कथित तौर पर फायरिंग की और फेसबुक पर इस घटना की लाइव स्ट्रीमिंग की। अमेरिका के टेनेसी राज्य में मेम्फिस में हुई इस घटना में 2 लोग मारे गए। फायरिंग करने वाले संदिग्ध की पहचान इज़ेकियल केली के रूप में की गई है। मेम्फिस पुलिस ने कहा कि फेसबुक लाइव स्ट्रीम में संदिग्ध बंदूकधारी को एक स्टोर में घुसते और लोगों पर गोलियां चलाते हुए देखा जा सकता है। मेम्फिस पुलिस विभाग के मुताबिक फायरिंग करने वाला संदिग्ध एक 19 साल का अश्वेत युवा है। बताया जा रहा है कि इज़ेकियल केली नामक इस शख्स ने कथित तौर पर मेम्फिस शहर के चारों ओर घूमते हुए लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई। उसने शहर में कई जगह फायरिंग की। बीएनओ न्यूज की एक खबर के मुताबिक संदिग्ध शूटर की गाड़ी बाद में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटनास्थल से भागते हुए संदिग्ध ने एक ग्रे टोयोटा एसयूवी को टक्कर मार दिया। इस हादसे में टोयोटा एसयूवी का चालक घायल हो गया। लोकल मीडिया की एक खबर के अनुसार फायरिंग को अंजाम देने वाला संदिग्ध अभी भी फरार है और तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है। पुलिस ने उसकी एक तस्वीर जारी की और मेम्फिस के निवासियों को जब तक ये मामला हल नहीं हो जाता तब तक घर के अंदर रहने की सलाह दी है। मेम्फिस विश्वविद्यालय ने भी अपनी छात्राओं को एक संदेश भेजा है कि कैंपस के बाद शूटिंग की एक घटना की सूचना मिली है। विश्वविद्यालय के लगभग 4 मील की दूर रोड्स कॉलेज ने भी छात्रों को जहां है वहीं पर सुरक्षित जगहों पर रहने की सलाह दी है। ईडी ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के पूर्व सीईओ और एमडी रवि नारायण को गिरफ्तार किया। नारायण पर कोलोकेशन स्कैम और कर्मचारियों की फोन टैपिंग से जुड़े होने का आरोप है। वे अप्रैल 1974 से 31 मार्च 2013 तक एक्सचेंज के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। बाद में 1 अप्रैल से नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड के नॉन एग्जीक्यूटिव कैटेगरी में वाइस चेयरमैन के रूप में नियुक्त हुए।
1 जून 2017 को उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। ईडी ने इससे पहले इस मामले में एनएससी की एक अन्य पूर्व एमडी और सीईओ चित्रा रामकृष्णन को गिरफ्तार किया था। सीबीआई भी इन मामलों की समयांतर रूप से जांच कर रही है। सीबीआई ने भी इन्हें कोलोकेशन मामले में गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने 19 जुलाई को फोन टैपिंग मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को गिरफ्तार किया। जांच एजेंसी ने अदालत को बताया था कि एनएससी में फोन कॉल की जासूसी पांडे और उनके परिवार के सदस्यों की एक कंपनी के जरिए की जा रही थी। ईडी ने जुलाई में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे और एनएससी के पूर्व प्रमुखों के खिलाफ 2009 और 2017 के बीच कर्मचारियों के फोन टैपिंग करने के आरोप में एनफोर्समेंट रिपोर्ट दर्ज की थी। एनएससी को कोलोकेशन मामले में एफआईआर साल 2018 में दर्ज की गई थी। दरअसल शेयर को खरीदने और बेचने वाले देश के प्रमुख नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के कुछ ब्रोकरों को ऐसी सुविधा दे दी गई थी जिससे उन्हें बाकी के मुकाबले शेयरों की कीमतों की जानकारी कुछ पहले मिल जाती थी। इसका लाभ उठाकर वे भारी मुनाफा कमा रहे थे। कुछ ब्रोकर्स को सर्वर को कोलोकेट करने से सीधा एक्सेस दिया गया था। सेबी के इस बारे में एक सूचना मिली थी। इसमें कहा गया था कि एनएससी के ऑफिसरों की मदद में कुछ ब्रोकर पहले ही जानकारी मिलने का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, लेते एक ब्रेक। जंजीरों को हमने ही काटा रे, ढोल उठाए जग सारा, जय मयूर की जंजीरों को हमने ही काटा रे। ब्रेक बाद नजर करें आगे की खबरों पर। पीएम मोदी गुरुवार को सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे। इसके लेकर तैयारियां करीब करीब पूरी कर ली गई है। वहीं दिल्ली यातायात पुलिस ने भी उद्घाटन के मौके पर आयोजित होने वाले कार्यक्रम को लेकर मंगलवार को दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल जाम से बचने के लिए ट्रैफिक पुलिस की यह एडवाइजरी वाहन चालकों के लिए बेहद काम आने वाली है। ऐसे में 8 सितंबर को सेंट्रल दिल्ली जाने से पहले दिल्ली पुलिस द्वारा जारी ये ट्रैफिक प्लान जरूर देख ले। आजादी का अमृत महोत्सव के मुद्देनजर सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के मौके पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इसके बाद विजय चौक से इंडिया गेट तक फैला हुआ सेंट्रल विस्टा एवेन्यू 8 सितंबर को आम जनता के लिए खोल दिया जाएगा। सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के उद्घाटन के मद्देनजर ट्रैफिक पुलिस ने बताया कि विजय चौक के आसपास के कुछ हिस्सों में यातायात संबंधी प्रतिबंध लागू रहेंगे। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से जारी किए गए दिशा निर्देश के मुताबिक बच्चों सहित पैदल चलने वालों की सुरक्षा के लिए और नई दिल्ली में यातायात की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए व्यापक
इंतजाम किए गए हैं। दिल्ली पुलिस के अलावा अन्य सुरक्षा बलों और यातायात पुलिस कर्मियों की चप्पे चप्पे पर तैनाती रहेगी। यातायात को शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक कुछ विशिष्ट सड़कों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी, पर यह वक्त दफ्तर की छुट्टी का समय होता है, इस कारण इस इलाके में जाम लगने की संभावना अधिक होती है। इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि वे इन मार्गों पर जाने से बचें और वो हो सके तो अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए पर्याप्त समय लेकर निकले। पुलिस की ओर से जारी किए गए यातायात संबंधी परामर्श के अनुसार सामान्य वाहनों को तिलक मार्ग, पुराना किला रोड, सिरसा रोड जैसी सड़कों पर आने की अनुमति नहीं दी जाएगी और यातायात पुलिस के मुताबिक जाकिर हुसैन मार्ग, पंडारा रोड, शाहजहां रोड, अकबर रोड और अशोक रोड को आम लोगों के वाहनों के लिए शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक के लिए बंद किया जाएगा। यातायात पुलिस के परामर्श के मुताबिक केजी मार्ग, कॉर्पोरेनिसिक मार्ग शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक बंद रहेंगे। पुलिस ने कहा है कि दोपहिया, तिपहिया और 4 पहिया वाले वाहनों का उपयोग करने वाले यात्रिकों से अनुरोध है कि वे तदनुसार अपनी यात्रा की योजनाएं बनाएं और डब्ल्यू पॉइंट, मथुरा रोड, अशोक रोड, फ्यू पॉइंट, पृथ्वीराज रोड, अकबर रोड और सुब्रमण्यम भारती मार्ग, एपीजे अब्दुल कलाम रोड, राजेश पायलट मार्ग जैसी सड़कों से बचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 8 सितंबर की शाम को पूरे सेंट्रल विस्ता एवेन्यू का उद्घाटन करेंगे, जिसका सरकार की महत्वाकांक्षी सेंट्रल विस्ता पुनर्विकास परियोजना के तहत पुनरुद्धार किया गया है। चंडीगढ़ एक लैंडलॉक शहर है जहां जमीन काफी कम है। सौर ऊर्जा के महत्व को देखते हुए सभी बड़ी इमारतों पर सौर पैनल लगा दिए गए हैं। अब लेक में पानी की सतह पर भी सोलर पैनल लगाए जा रहे हैं। शुरुआत धनास की लेक से हुई है। यहां पहली बार 500 किलोवोल्ट का फ्लोटिंग सोलर पैनल लगाया गया है। इसका काम लगभग पूरा हो चुका है और 1 महीने में ये काम करना भी शुरू कर देगा। चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी की तरफ से प्रोजेक्ट लाया गया है कि विभाग के अनुसार ये चंडीगढ़ का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। आगे ऐसे और भी प्रोजेक्ट आएंगे। शहर का पहला फ्लोटिंग सोलर प्लांट जुलाई 2016 में धनास की लेक में ही लगाया गया था। हालांकि वो सिर्फ 10 किलोवोल्ट का था और पायलट बेस पर लगाया गया था। क्रेस्ट ने अब जो पैनल लगाया है उसकी क्षमता 50 गुना ज्यादा है। विभाग की कोशिश की है कि धनास के लेक को विकसित किया जाए। चंडीगढ़ के उप वन संरक्षक डॉक्टर अब्दुल क्यूम ने कहा कि फाउंटेन चलाने के बाद जो बिजली बचेगी उसे अन्य जगह इस्तेमाल किया जाएगा। बताया कि परियोजना पर करीब 4 महीने काम शुरू हुआ था और अब यह लगभग पूरा हो चुका है। अगले 1 महीने के अंदर यह काम करने लगेगा। क्रिस्ट की योजना के अनुसार सोलर पैनल से जो बिजली पैदा होगी उससे लेक के अंदर फाउंटेन चलाए जाएंगे। विभाग कुल 5 फाउंटेन बनाने जा रही है। इसमें 3 फाउंटेन 80 फुट के होंगे जिस पर रंग बिरंगी लाइटिंग भी लगी होगी। इसके अलावा 2 फाउंटेन 50 फुट के होंगे। फाउंटेन से पानी की गुणवत्ता में भी सुधार होगा और ऑक्सीजन स्तर ठीक रहेगा। इससे मछलियों को मरने से बचाया जा सकता है। सोलर से बिजली उत्पादन में नंबर 1 बनने के लिए क्रेस्ट रूफटॉप फ्लोटिंग सोलर पैनल के बाद कैनल और टॉप एसवीपी प्लांट लगाने की योजना पर काम कर रहा है। शहर में सुखना चौक की लंबाई काफी है, इसलिए क्रेस्ट ने यहां इसे लागू करने की योजना बनाई हुई है। शुरुआत में 500 मीटर की दूरी तक सोलर पैनल लगाए जाएंगे। इसके अलावा वाटर वर्क्स सेक्टर 39 के 2 मेगावाट का फ्लोटिंग एसवीपी प्लांट और गार्डन ऑफ कॉनिकर्स सेक्टर 42 के सामने एंचो में 2 मेगावोल्ट कैनाल टॉप एसवीपी पावर प्लांट, पटियाला की राव में 2 मेगावोल्ट कैनाल टॉप एसवीपी पावर प्लांट लगाए जाएंगे। क्रिस्ट ने सौर ऊर्जा से 15 अगस्त 2023 तक बिजली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया है। ये वर्तमान में पूरे शहर के बिजली खपत का करीब 34% है। क्रिस्ट के सीईओ देवेंद्र दलाई के अनुसार शहर में 4200 साइटों पर 50 मेगावाट के ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांट पहले ही चंडीगढ़ में स्थापित और चालू किए गए जा चुके हैं। बता दें कि यूटी प्रशासन ने 500 वर्ग गज या इससे अधिकार एरिया के सभी और इमारतों पर सोलर प्रोजेक्ट लगाना अनिवार्य किया हुआ है।
खबरों में आज बस इतना ही, पर विस्तार से खबरें पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारे वेब का पता है www.kalamkartavya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्र प्रथम के साथ देखते रहिए। नमस्कार।